नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक नए एनएफओ के बारे में बातचीत करने के लिए पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रुकुन ताराचंदानी। रुकुन, बहुत स्वागत है आपका। आपके लार्ज कैप फंड के बारे में जो कुछ अभी तक पढ़ा समझा है, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि लार्ज कैप फंड वैसे आमतौर पे लगभग हर फंड घराने के पास होता है। लेकिन ये फंड आप कुछ नए तरीके से लेकर के आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं एक एक्टिव फंड और पैसिव फंड का एक मिश्रण होगा, ब्लेंड होगा। तकनीकी रूप से एक्टिव फंड में ही गिना जाएगा, लेकिन इसकी जो निवेश रणनीति होगी, वो काफ़ी हद तक एक पैसिव फंड की तरह होगी। ये कैसे होगा और इसके पीछे की सोच क्या है? ज़रा समझाइए। धन्यवाद राजीव, मुझे शो पे आने के लिए थैंक यू। देखिए, जो फंड है, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसा फंड चाहते हैं जो उन्हें लार्ज कैप यूनिवर्स का ब्रॉडेस्ट एक्सपोजर दे। जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज का उनके पास है, उनके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर हो। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा एक्टिव शेयर ना हो। मैं एक्टिव शेयर मैं समझा दूंगा। एक्टिव शेयर यानी पोर्टफोलियो इंडेक्स से कितना डिफरेंट है। अगर पोर्टफोलियो और इंडेक्स बहुत डिफरेंट है तो उसको हम हाई एक्टिव शेयर बोलेंगे, और पोर्टफोलियो और इंडेक्स ज्यादातर सिमिलर है तो उसे हम लो एक्टिव शेयर बोलेंगे। तो ये सेट ऑफ इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि जो पोर्टफोलियो हो वो लो एक्टिव शेयर हो, और क्योंकि लो एक्टिव शेयर हो, वो एक्सपेंस रेशियोज भी कम चाहते हैं। आज की तारीख में ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए मार्केट में पैसिव फंड्स इस नीड को केटर करते हैं। पैसिव फंड्स का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट इंडेक्स जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। हम इस इन्वेस्टर नीड को केटर करना चाहते हैं, बट क्योंकि हमारा फंड एक एक्टिव फंड है, हम कुछ स्ट्रेटजीज जिसको हम स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं, हम वो स्ट्रेटजीज यूज कर पाएंगे इस फंड में जो हमारे फंड को पैसिव फंड से डिफरेंशिएट करेगा। ये स्ट्रेटजीज क्या हैं? जैसे पहला ये स्ट्रेटजी है कि जब भी कोई भी स्टॉक जो कैश मार्केट में भी ट्रेड होता है और फ्यूचर्स मार्केट में भी ट्रेड होता है, अगर वो स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट में सस्ता है कैश मार्केट से, तो हम उसे फ्यूचर्स मार्केट में खरीदेंगे कैश के बजाय। दूसरा, कई बार जब मार्केट में पैनिक होता है तो इंडेक्स फ्यूचर्स भी डिस्काउंट पे चले जाते हैं। जैसे निफ्टी 50 का फ्यूचर्स निफ्टी 50 इंडेक्स से डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। इन सिनेरियोज में निफ्टी 50 कंपनीज लेने की जगह हम निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी होगी, जब भी कभी मर्जर होता है, कोई इंडेक्स कंपनी का मर्जर हो रहा है, जैसे कंपनी ए और कंपनी बी का मर्जर हो रहा है, तो एक मर्जर रेशियो होगा। वो मर्जर रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी चीपर है, हम वो कंपनी को बाय करेंगे। जैसे कुछ साल, एक डेढ़ साल पहले एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, और मर्जर रेशियो के हिसाब से काफी दिनों में ये था कि एचडीएफसी लिमिटेड सस्ता था एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक खरीदने की जगह अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड खरीदते उस रेशियो में, तो आप सेम एक्सपोजर मिल रहा था आपको मर्जर के बाद में, बट आपको सस्ते में मिल रहा था। चौथी स्ट्रेटजी होगी, मर्जर की तरह दूसरे स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, जैसे डी मर्जर्स होते हैं। डी मर्जर्स में यह होता है कि काफी बार डीमर्ज कंपनी को इंडेक्स से निकाल दिया जाता है और सारे इंडेक्स फंड्स एक ही दिन में वो पूरा सेलिंग कर देते हैं। इसीलिए उस दिन पे काफी सेलिंग प्रेशर रहता है वो स्टॉक पे। हम पैसिव फंड नहीं है, हम एक्टिव फंड है, तो हम एक ही दिन पे सेलिंग नहीं करेंगे, या हम वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। और फाइनली पांचवी स्ट्रेटेजी होगी कि जब भी इंडेक्स रीबैलेंस होता है, तो सारे इंडेक्स फंड्स एक ही दिन पे पूरा रीबैलेंसिंग करते हैं, जिसको रीबैलेंसिंग डेट बोलते हैं। हमारे फंड में हम वही रीबैलेंसिंग ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15, 20, 25 दिन में कर सकते हैं, जिससे इम्पैक्ट कॉस्ट कम लगेगा और बेटर एग्जीक्यूशन प्राइस आ सकता है।
तो ये जी, 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें डिफरेंशिएट करेंगी पैसिव फंड से। बिल्कुल। तो क्या ये समझा जाए कि सामान्य स्थितियों में जब कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, वहाँ पर आप ऑलमोस्ट जैसा आपका बेंचमार्क है, इसमें बेंचमार्क निफ्टी 100 है? हाँ। जी, तो मोटे तौर पे आप निफ्टी 100 को फ़ॉलो करते रहेंगे सामान्य स्थितियों में? हाँ, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसा फ्यूचर्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मर्जर डीमर्जर्स नहीं है या रीबैलेंसिंग भी नहीं हो रहा है कुछ, तो जी, वो फंड इंडेक्स से बहुत सिमिलर रहेगा। जी। यानी एक तरह से जो काम पैसिव फंड्स में होता है कि आप पूरी तरह से इंडेक्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं आप उसके रिटर्न को भी उसी तरह से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बेसिक तौर पे, बुनियादी तौर पे सोच वही है कि हमें एक पैसिव फंड की तरह से इंडेक्स को फॉलो करना है? सोच वही है, कई जगहें हैं जैसे मैंने बताया जहाँ पे कुछ इनएफिशिएंसीज़ हैं जो हम एड्रेस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी जो मैंने बताई वो ये है कि रीबैलेंसिंग का। आज की डेट में इंडेक्स फंड्स और पैसिव फंड्स में काफ़ी एयूएम है। जब इंडेक्स कमिटीज अनाउंस करती है, जैसे एनएससी अनाउंस करता है कि निफ्टी 100 को रीबैलेंस करना है, तो वो अनाउंसमेंट और रीबैलेंसिंग डेट में 15-20 दिन का गैप होता है। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि सारे मार्केट को पता है कि 15 दिन बाद इंडेक्स फंड ये स्टॉक्स खरीदने वाले हैं और ये स्टॉक्स बेचने वाले हैं, क्योंकि वो उस दिन इंडेक्स रीबैलेंस होने वाला है। तो काफी ट्रेडर्स आर्बिट्राजर्स उसके लिए पहले से पोजीशन कर लेते हैं। ये जो इनएफिशिएंसीज हैं ये हम एड्रेस कर सकते हैं, एड्रेस करने का ट्राई कर सकते हैं। हम ग्रेजुअली वही रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। जी, बल्कि एक्सचेंज की ओर से तो औपचारिक घोषणा बाद में आती है और वास्तव में लोग आंकड़ों को देख कर के पहले से एक काफ़ी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पर रीबैलेंसिंग होने वाली है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। लेकिन राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप निफ्टी 100 को अपना बेंचमार्क बनाकर चल रहे हैं और बाकायदा घोषित करके चल रहे हैं कि आप उसे फ़ॉलो करेंगे, तो शायद आप वो मार्केट र्यूमर्स पे शायद आप रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्सचेंज की औपचारिक घोषणा का इंतज़ार करेंगे। ज्यादातर हाँ, कभी कभी क्योंकि जो रूल्स हैं कि ये रूल्स के बेसिस पे कोई स्टॉक निफ्टी 100 में आना चाहिए या ये रूल्स के बेसिस पे निफ्टी 100 में जाना चाहिए, वो रूल्स के बेसिस पे कभी कभी आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्टॉक तो आएगा ही या ये स्टॉक तो जाएगा ही। तो अगर जी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है तो हम उसके लिए भी थोड़ा बहुत पोजीशन कर सकते हैं अनाउंसमेंट से पहले भी। जी। और चूँकि वहाँ पर आप टेक्निकली एक एक्टिव फंड हैं, तो वो करने की आपको छूट रहेगी क्योंकि आप घोषित रूप से एक इंडेक्स फंड या पैसिव फंड नहीं होंगे। आप लार्ज कैप के बीच में से आप चुन सकते हैं। अगर वो कयास, वो अनुमान अगर गलत भी हुआ, तो आप उसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं आगे। राइट। जी, बिल्कुल। तो ये जो इम्पैक्ट कॉस्ट स्पेशल सिचुएशंस में आप बचा पाएँगे या उससे बच पाएँगे। क्योंकि जैसा आपने बताया कि रीबैलेंसिंग होनी है, सारे फंड एक ही दिन में बेचने आएँगे तो उसका इम्पैक्ट होगा या सारे फंड एक साथ खरीदने आएँगे जो पैसिव फंड कैटेगरीज़ में हैं, वो तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट होगा या मर्जर-डिमर्जर वाली सिचुएशंस में भी वो इम्पैक्ट कॉस्ट आता है। तो इस इम्पैक्ट कॉस्ट के अलावा अगर आप मोटे तौर पे इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, तो एक निवेशक के मन में ये सवाल होगा कि क्या कहीं पर आप कुछ अल्फ़ा जनरेट कर पाएँगे? यानी अपने बेंचमार्क से कुछ परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे पाएँगे या मोटे तौर पे उसके आस-पास ही रहेंगे? देखिए ये फंड को अल्फा जनरेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। अ, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें इंडेक्स लाइक रिटर्न्स चाहिए, जो इंडेक्स लाइक रिटर्न से हैप्पी है, वो एक्टिव मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए फंड है। हाँ, जो भी ये स्ट्रेटजीज हैं ये हमें
नेट रिटर्न्स इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। वो कितना करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा ओवर टाइम, बट इस फंड से बहुत ज्यादा अल्फा इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मुख्यतः लार्ज कैप की कैटेगरी के अंदर आप निफ्टी 100 को फॉलो करते हुए रहेंगे, और रिसेंटली हमने देखा है कि लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। हालांकि अगर आप 2025 को देखें तो उसमें दूसरी कैटेगरी जो है मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ पर तो फिर स्मॉल कैप में तो नेगेटिव परफॉर्मेंस भी गया है। लेकिन लार्ज कैप जहाँ पर परफॉर्मेंस मिला भी, वहाँ भी बहुत हल्का रहा है। अब आगे के लिए आपका अनुमान क्या है, या आपका हाउस व्यू क्या है इस सेगमेंट को लेकर के? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जिस निवेशक के पास 5 साल से ज्यादा का कैपिटल है, पेशेंट कैपिटल है, वो इन्वेस्टर्स को हम अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं कि इक्विटी इज द एसेट क्लास जिसमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। विद इन इक्विटी, लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप से रीजनेबली बेटर है रिलेटिवली। तो विद इन इक्विटीज हमारा प्रेफरेंस आज की तारीख में लार्ज कैप में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। तो जिस इन्वेस्टर के पास 5 साल से ज्यादा का होराइजन है, वो इन्वेस्टर्स अपने कोर इक्विटी एलोकेशन के लिए इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें, क्या ये कहा जा सकता है कि लार्ज कैप सामान्य स्थितियों में ही माना जाता है कि थोड़ा सा कम रिस्क ओरिएंटेड होता है मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में? आज की तारीख में वो और भी ज़्यादा कम रिस्की लग रहा है क्या, एक ऐसे सेगमेंट के रूप में आप उसे देख रहे हैं? हाँ, रिलेटिवली वैल्यूएशंस लार्ज कैप में अट्रैक्टिव है वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप्स। स्मॉल एंड मिड कैप अगर आप हिस्ट्री देखें तो लार्ज कैप से 15-20% डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। आज की डेट में मीडियम स्मॉल या मिड कैप 15-20% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन के नजरिए से लार्ज कैप रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में बेटर है। जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुकन, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, और आशा करते हैं आपसे जल्दी ही फिर बात होगी। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।